So now we will discuss about the Indian Contract Act 1872. ओके, ये एक्ट बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में पास आउट हुआ था और इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। मीन्स अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि वो इसलिए अंडरस्टैंड हो जाए। सो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जो इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पढ़नी और समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें आगे जो टर्मिनोलॉजी है इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स की वो समझ में आएगी। So there are the basic definition under the Indian Contract Act 1872 in subsection section 2। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्रपोजल या ऑफर। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में। A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to the such act or abstinence। सो बेसिकली प्रपोजल या ऑफर क्या है कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है सामने वाले से कि कोई काम करने के लिए, ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सेंटिज्म, कि दूसरे का भी तर्क और राय लेना जब आप अपने विलिंगनेस शो करते हो कोई काम करने के लिए। सो दैट इज़ प्रपोजल, या कोई आपके सामने एक बात रखता है, आपकी विलिंगनेस लेना चाहता है, सो दिस इज़ प्रपोजल और ऑफर। नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज़ प्रॉमिस। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में डिफाइन किया गया है। व्हेन द पर्सन टू हुम ए प्रपोजल इज़ मेड signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted। When a proposal is accepted, it become a promise। बेसिकली जब हमने ये पढ़ा कि प्रपोजल क्या है, कि आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो या कोई आपके सामने ऑफर रख रहा है अपनी विलिंगनेस लेने के लिए, आपकी येस और नो लेने के लिए, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, वो आपका प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, कि जब प्रपोजल हुआ और आपने अपना एसेंट दे दिया, अपनी यस या नो दे दी, यस दे दिया, सो दैट मीन्स आपने उस प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब वो क्या कहलाएगा, प्रॉमिस। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। Reciprocal promises basically कि मैं ये कर रहा हूँ तो आपको इन रिटर्न ये करना है, मीन्स जहाँ पर एक कंसिडरेशन हो जाए, लेन देन हो जाए, बदले में मैं ये काम करूँगा तो आपने ये काम करना है। सो दैट इज़ रेसिप्रोकल promises। नेक्स्ट, promiser and promisee। These are defined in the section 2 subsection C, that the person making the promise is called the promiser। जो person promise कर रहा है, मीन्स जिसने अपना एसेंट दिया, जिसने बेसिकली प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, दैट इज प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया दैट इज प्रोमिसी। ठीक है, मीन्स जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसर कहलाएगा, और जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया दैट इज प्रोमिसी। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, दैट इज कंसिडरेशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain something, such act or absenteeism और promise is called a consideration for the promises। so consideration क्या है, जब कोई person अपनी desire करता है, when it means promiser की desire पे या promisee पे या कोई भी other person, कि उसने वो काम करेगा वो, या फिर उसने वो काम किया है या उसने वो काम करना है, ठीक है, सो वो क्या कहलाएगा, consideration कहलाएगा। ओके, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing anything, that is consideration। Next is agreement, that is defined in section 2 subsection E
Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Means every promise जिसमें कोई भी consideration है कि आप इस काम के बदले में ये काम करोगे या इस बदले में आपको ये चीज़ मिलेगी, और जहाँ पर कंसिड्रेशन हो रहा है मीन्स प्रॉमिस है और वहाँ पर कंसिड्रेशन भी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। खाली अगर प्रॉमिस है तो वो प्रॉमिस कहलाएगा, और उसमें कंसिड्रेशन भी हम अगर डाल देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा एग्रीमेंट क्या है, जिसमें प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है। अब अगर उसको लॉ क्या कर दे, लॉ बाय लॉ के द्वारा अगर उसको एनफोर्स कर दिया जाए, मीन्स उसको लागू कर दिया जाए बाय लॉ, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। Next is voidable contract that is defined section 2 subsection I। An agreement which is enforced by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। ठीक है, voidable contract क्या है? जब एक पार्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट और कंसिडरेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के द्वारा एनफोर्स कर दिया गया, लेकिन सिर्फ एक या एक से ज़्यादा, लेकिन सारी पार्टीज़ को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। जितनी भी पार्टी आपकी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल हैं उन सब का कंसेंट नहीं है, या तो एक का है या कुछ का है, तो वो क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन G। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट है अगर उसको लॉ एनफोर्स नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। अगर लॉ एनफोर्स कर देता है उसको तो वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सबसेक्शन 2 सबसेक्शन J। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। मीन्स जिसने लॉ को एक बारी अलाउ कर दिया लेकिन बाद में उसको वापस लेना पड़ा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस जो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने को मिलती हैं, और बेसिक टर्मिनोलॉजी आप इनको कह सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोवर्ब दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। क्यों? तो देखो, फर्स्ट क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली एग्रीमेंट होता है उसमें, और एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों होते हैं। एंड जब एग्रीमेंट को एनफोर्स कर देता है लॉ तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। दस फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी फर्स्ट एन एग्रीमेंट। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है ज़रूरी? एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट उसको लॉ एनफोर्स नहीं करता है तो वो क्या बनेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इन्वाइट बी फॉर हिज सन्स वेडिंग, बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन, दिस इज़ अ मेयर एग्रीमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए ने बी को इनवाइट किया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं आऊँगा, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि देयर बीइंग नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर मतलब कोई भी इंटेंशन नहीं है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशंस जो है आप स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट, एग्रीमेंट to do an unlawful, immoral or illegal act like smuggling or murdering a person cannot be enforceable by। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो सकते हैं कि आपने किसी को बोल दिया कि आप उस पर्सन को मारो, आप या फिर कोई स्मगलिंग आप कर रहे हो, तो उसको जो है लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा, तो वो मेयर आपका कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी कन्वर्ट होगा ही नहीं। सो दैट विल लेफ्ट ओनली विद एग्रीमेंट। सो सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो सर्टेन एग्रीमेंट्स आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड और अनफोर्सेबल। कि कुछ एग्रीमेंट्स जो होते हैं आप उनको तभी के तभी डिक्लेयर कर देते हो वॉइड या अनफोर्सेबल कि ये हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट टू बेट दैट इज़ वेजरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, या एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। कोई इम्पॉसिबल एक्ट है, आप उसको कर ही नहीं सकते हो। कोई आपको यूँ कहते किसी को मर के ज़िंदा कर दो,
ठीक है, तो ये मतलब इम्पॉसिबल है, ये एक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, बेसिकली वॉइड कहलाएंगे, और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। नेक्स्ट, तो इसी वजह से क्या है कि देखो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फर्स्ट उसको क्या है, एग्रीमेंट बनना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक मीनिंग्स ऑफ दीज एक्ट्स।